दबाव आया कि ऊर्जा न ली जाए रूस से, तो आपने पलट कर जवाब दिया। ऐसी चीजें भारत की कूटनीति में सुनाई नहीं देती थी। नहीं, देखिए, मैं ये एक किस्म से गलत फहमी है। मैं नहीं, मुझे लगा कि लोग जो हैं हमारी जो मजबूरियां, हमारी परिप्रेक्ष्य पूरा समझ नहीं पाए, तो वो अपनी दृष्टिकोण से देख रहे थे, तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये पूरा जो है ये समझाने की एक प्रयास थी। अब दबंगई दिखी आपकी। कभी कभी समझाने में थोड़ा जोर लगाना होता है। जब मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने की कोशिश कोई देश करता है, तब भी तो आपने पलटकर जवाब ही दिया या सिर्फ समझा रहे थे? नहीं, वो अलग बात थी। वो अलग बात थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी और देश का हक है कि हमारे अंदरूनी बात पे टिप्पणी करना, पर अगर वो करे, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये ग्लोबलाइज दुनिया है। इस ग्लोबलाइज दुनिया में हम नहीं कह सकते ये आपका विषय ये नहीं है। मेरा इतना ही मैंने जवाब था कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूंगा, और मैं बोलूंगा जो आपने कहा उस पर भी बोलूंगा, और जो आपकी स्थिति है उस पर भी मैं बोलूंगा। तो ये वन वे नहीं होगा कि पोलराइज दुनिया में सबके साथ सबका विश्वास रखना आसान नहीं है। तो ये जो मैं कहूँगा दुनिया को साथ ले जाना जो है ये हमारी जिम्मेदारी है। इस साल में ये जिम्मेदारी हम डायरेक्टली हम सौंपेंगे। हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर जी जुड़ चुके हैं। जयशंकर जी कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियां एक बार जयशंकर जी के लिए हो जाए। बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगता है कि पूरा साल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी चीजों को लेकर, और वो सारे सवाल सबके मन में होंगे। जयशंकर जी ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बहुत सारे मंचों पर जो सामना किया है, मुझे लगता है युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी आपकी बातों को सुनना बहुत पसंद करता है, और आप में एक हीरो भी देखता है जो बड़े से बड़े देश के सामने खड़ा हो रहा है। अगर मैं सही हूं तो तालियां बजाइए आप। लेकिन जयशंकर जी पहले कुछ संबोधित करना चाहते हैं आपको, वो अपनी एक बात रखना चाहते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब का क्रम शुरू करेंगे। थैंक यू श्वेता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी हुई कि आज मैं इस कार्यक्रम में आ पाऊँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, और जिसका मतलब ये है कि वो समय जब हम सोचते थे कि विदेश नीति कहीं दूर की बात हो, जो कोई डिप्लोमेट लोग साउथ ब्लॉक में कुछ कर रहे हों, वो ज़माना अब गया है। आजकल विदेश नीति या जो दुनिया में जो होता है उसका प्रभाव जो है आपके घर तक पहुंचता है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूँगा कि आप महामारी के बारे में सोचिए कि जो कहीं और से शुरू हुई, अब 3 साल हमारे उसी में बर्बाद हो गए। या जो यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसका अगर आप प्रभाव देखें कि महंगाई में देखें, पेट्रोल के दाम पे देखें, या अनाज के दाम पे देखें, या खाद के दाम पे देखें, तो और या ये भी है कि क्योंकि अब हमारे इतने लोग बाहर भी जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, काम का रोजगारी के लिए जाते हैं, उनके जो हित जो हैं, उनकी सुरक्षा जो है, ये भी हमारे लिए इसका महत्व जो है काफ़ी बढ़ चुका है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो पहले की सोच जो थी कि ये घर की बात है, वो विदेश की बात है, वो पता नहीं, ठीक है, जब इंटरेस्ट के लिए कुछ लोग पढ़ते थे या कहीं बहस होती थी, हमें अब हर नागरिक को अब विदेश नीति, दुनिया की समझ होनी चाहिए, विदेश नीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी जो है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइज लोग वही हैं। तो मेरी आग्रह होगी कि वो सब माने फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा नज़र डाले। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं विदेश मंत्री, मैं सचमुच चाहता हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी जो है वो भी हमारे यहाँ ग्लोबलाइज पीढ़ी हो, और
अभी जो 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 G20 की अध्यक्षता जो आने वाली है, मुझे लगता है कि वो उस ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझना और सोचना, उसमें उसका बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। मुझे लगता है रुचि बढ़ भी रही है युवाओं की इन हाँ, चीजों बिल्कुल में। बिल्कुल। G20 प्रेसिडेंसी जैसे हो गया, 1 दिसंबर से हमने उसकी शुरुआत कर दी। एक सामान्य भारतीय इसे कैसे समझे? क्या लक्ष्य है आपका? क्या हासिल करेगा भारत इसकी अध्यक्षता के जरिए? देखिए, एक चीज़ तो है कि इसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो ये है कि भारत की अध्यक्षता ही एक गौरव का विषय, क्योंकि ये G20 जो है, G20 की परिभाषा से ही आप समझ सकते हैं कि ये असाधारण देश है। ये दुनिया के सबसे माने टॉप 20 शक्तिशाली देश, प्रभावशाली देश है। और इनका भारत में आना, कि जो नॉर्मली हम कहते हैं ना P5, जो परमानेंट 5, एक समय में टॉप 20 का भारत में आना, और उनके अलावा 9 देश हैं जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं, 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UN है, वर्ल्ड बैंक है, उनके जो हेड हैं वो भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के 43 डेलीगेशंस आएंगे यहाँ। और आज तक हमने अपने इतिहास में इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कभी किया नहीं, तो ये ही एक गौरव का विषय। दूसरी बात है कि आप इसका एक किस्म से कॉन्टेक्स्ट भी देखिए कि किस समय में ये मीटिंग अध्यक्षता हो रही है। आज की दुनिया जो है, इस दुनिया में आप तनाव भी देख सकते हैं, विवाद भी देख सकते हैं, कि जो बड़े विषय जो हैं, जैसे मैंने कहा कोविड का है, या जो कहते हैं फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, जो यूक्रेन का प्रभाव जो है, या जो डेट का, कर्ज का विषय का मुद्दा है। तो ऐसे काफ़ी विषय हैं जिसको दुनिया में इसकी एक किस्म से डिबेट होनी चाहिए, इसके कुछ सुझाव निकलने चाहिए। और ये एजेंडा इस समय अगर भारत जैसा देश इसमें नेतृत्व दे सकता है, एजेंडा को सेट कर सकता है, दूसरों देशों के साथ काम कर सकता है, क्योंकि आज के पोलराइज दुनिया में सबके साथ, सबका साथ, सबका विश्वास रखना आसान नहीं है। तो ये जो मैं कहूँगा दुनिया को साथ ले जाना जो है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस साल में ये जिम्मेदारी हम डायरेक्टली हम सौंपेंगे, और इसको कैसे हम आगे ले जाएं, ये भी एक विषय है। और तीसरी बात, अगर आप मुझे 1 मिनट और देते, कि आज तक देखिए जब भी कुछ बड़ा सम्मेलन समारोह कुछ हुआ है भारत में, हमारी जो स्वाभाविक सोच है कि हम दिल्ली में करते हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। तो अगर आप विदेश नीति या कूटनीति की बात करें, पूरे देश में ये सोच है कि भाई वो तो दिल्ली का मामला है। पर प्रधानमंत्री की सोच है कि G20 जो है पूरे भारत में इसका कार्यक्रम हम करें, एक किस्म से उसको मनाएं हम, कि उत्सव जैसा, कि जन भागीदारी के माध्यम से, कि पब्लिक भी इसके साथ हम जोड़ें। और आज ही इसके पहले प्रधानमंत्री की हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, आरिफ मोहम्मद खान साहब भी थे उसमें, कि जो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल जो हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। और प्रधानमंत्री का आग्रह था कि हम सब लोग पूरे देश में, हम सब मिलजुल के इसको जितना हम सफल बना सकते हैं, क्योंकि मैं अंग्रेजी में कहूँगा कि ये हमारे लिए एक अवसर है कि मेक वर्ल्ड रेडी फॉर इंडिया, मेक इंडिया रेडी फॉर द वर्ल्ड। तो ये शोकेसिंग का एक अवसर है और हमें इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि G20 देश का है, जनता के लिए बिल्कुल। पर ऐसा लगता है G20 में लोग सोचते हैं कि भाई अब जो टाई वाई लगा के जो बड़े बड़े लोग हैं वो जा रहे हैं, डिप्लोमेट्स जा रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। जनता को कैसे मैंने टाई तो नहीं पहना आज, पर हाँ ठीक है। जनता को कैसे जोड़ेंगे आप? हाँ नहीं, ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ये हमारे यहाँ कूटनीति की छवि है कि वही लोग करते हैं जो टाई और सूट पहनते हैं। आजकल भी मैं कभी कभी पहन लेता हूँ। हमारी कोशिश होगी कि अगर एक तो हर राज्य में ले जाएं, करीब 55 और 60 शहरों
मोटा मोटा 60 शहर होंगे जहां G20 का कार्यक्रम होगा। और हमारे आयोजन में ये भी है कि मीटिंग के अलावा जहां मीटिंग हो रही हो वहां अगर विश्वविद्यालय में कुछ कार्यक्रम हो या जो पब्लिक स्पेस NGO कुछ करें या कल्चर, हम चाहते हैं कि हर शहर हर राज्य में उनकी जो संस्कृति जो है उसको वो जो अतिथियों के सामने कैसे रखें। जो गिफ्ट जो हम देंगे उनको वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का गिफ्ट होगा। तो हम जितना इसको हम लोकल बना पाएं, जितना रीजनल बना पाएं, जितना डाइवर्स बना पाएं, मैं कहूँगा ये हमारी एक किस्म से अप्रोच है। और हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि देखिए अभी तक 2 मीटिंग हुई हैं। एक फिजिकल मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ मुख्यमंत्री आए थे और पार्टी लीडर्स आए थे, हर पार्टी के लीडर आए थे, और आज जो है एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। मैंने जो उत्साह जो देखा है और जो देश में जो इसके बारे में जो बिल्कुल जो ऊर्जा जो है कि राज्य सरकार चाहते हैं कि हमारे यहाँ और कार्यक्रम हो, कि इतने क्यों हैं, हमें और भी दीजिए। तो एक किस्म से पूरे देश में अभी ये मैसेज फैल चुका है। मुझे पूरे विश्वास है कि ये हम इसमें एक किस्म से इसको हम पूरा पैन नेशनल G20 बना पाएंगे। पर जयशंकर जी, G20 रोटेशनल चेयर है, मतलब अगर आपकी सरकार नहीं होती, अगर मान लीजिए यूपीए होती तो भी तो G20 की प्रेसिडेंसी की बारी आनी थी भारत की। तो अगर विपक्ष आपकी यह आलोचना करता है कि आप लोग सिर्फ हाइप कर रहे हैं इसको, तो क्या वो गलत कर रहा है? देखिए ऐसा है, आप ही देख चुके हैं कि मोदी सरकार होती है तो क्या होता है, जब मोदी सरकार नहीं थी तो क्या हो रहा था। अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में, पर मैं इतना भी कहूँगा आपको कि हाइप करने का विषय नहीं है। आज का भारत जो है वो पहले का भारत नहीं था। आप ही मुझे बताइए, आज तक अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी कार्यक्रम हो, हम पहले पूरे देश में कहाँ पहले ले चुके कि हम ज़्यादातर दिल्ली में ही करते थे। अगर भारत की प्रोफाइल बड़ी है, भारत की छवि जो है वो और पहले से ज़्यादा सकारात्मक है, तो अब ये है, ये हकीकत है। तो आज की अगर आप दुनिया में आप, क्योंकि मैं विदेश मंत्री हूँ, मेरा समय काफ़ी बाहर जाता है, मैं दूसरों से मिलता हूँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो पहले की जो हमारी जो छवि जो थी, हमारी पोजीशन जो थी, वो आज की नहीं है। तो हमारे से जो अपेक्षा जो है वो भी बदल चुकी। तो हो सकता है कि पहले वाले जो हैं वो अपना करते होंगे, उनका अधिकार था, उनका समय था। अब उनका समय नहीं है, उनकी सोच भी नहीं है और उनका उत्साह भी नहीं है। कहीं हम किसी और लेवल, देखिए हमारी जो महत्वाकांक्षा जो है वो अलग है, हमारी तो हमारी आशा भी कुछ अलग है। हम तो इंडिया को कहीं और ले जाना, अलग हायर लेवल पे ले जाना चाहते हैं। पर आलोचना का एक और बिंदु वो ये है कि एक नॉन अलाइनमेंट, भारत एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है और विपक्ष कहता है कि आपने आज की फॉरेन पॉलिसी उसी पर तो बिल्ड की है। आज की स्वतंत्र विदेश नीति वही है, गुटनिरपेक्षता नहीं। देखिए जो विपक्ष जो है वो विपक्ष का काम करता है, जो सरकार जो है वो सरकार का कर्तव्य निभाते हैं। तो उनका वो कभी कभी कहते होंगे, पर ये मैं कह सकता हूँ कि G20 जो है ये राजनीति का विषय नहीं है, ये विवाद का विषय नहीं है। देखिए आज मैं देख रहा था कि जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा जो मुख्यमंत्री जो थे, या जब हम लोगों की फिजिकल मीटिंग भी जब हुई थी, तो उस समय ये नहीं है कि जो भाजपा के हैं उनकी सोच अलग है, जो दूसरे हैं उनकी सोच अलग है। सब राज्य सरकारों में देखिए कभी कभी कुछ लोग कुछ कहते होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो एक किस्म से वो मेन स्ट्रीम व्यू है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी राज्य से पूछेंगे, किसी भी मुख्यमंत्री से भी किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछेंगे, उनका हमें पूरा समर्थन है, पूरा सपोर्ट है, वो बड़े उत्सुक हैं। पूरे देश में ये सोच है, समझ है कि G20 की सफलता जो है ये
भारत, जैसे मैंने कहा, ये हमारे लिए, भारत के लिए गौरव का विषय है। हर नागरिक, हर पार्टी, हर राज्य के लिए गौरव का विषय। जयशंकर जी, अभी इंडोनेशिया में G20 का जब सम्मेलन हुआ था और भारत को बेटन सौंपा गया, मैं वहां पर थी। उसकी शुरुआत से पहले हम सब इंतजार कर रहे थे कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां पर आएंगे। अब क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत वो मंच बनेगा जो समूची दुनिया को एक साथ लेकर आएगा? अगर हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन भी यहां पर आएंगे? देखिए, जो भविष्य में जो होगा वो भविष्य होता है, पर मैं आपको इतना कह सकता हूं कि बाली में भी एक समय था जहां लग रहा था कि सबको एक कमरे में रखना मुश्किल लग रहा था, और हम लोग जो हैं, जो कुछ देश, और इसमें हमारा भी योगदान था कि इंडोनेशिया को कैसे उतनी सपोर्ट दें कि कम से कम उनकी अध्यक्षता जो है वो सफल रहे। और उस समय सफलता की एक परिभाषा थी कि G20 के 20 आए वहाँ और 20 कमरे में रहें, और इसमें हम लोग ये कर पाए। किस स्तर पे कर पाए वो अलग बात है। तो आगे देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप दुनिया की स्थिति देखें तो चुनौतियां हैं, तनाव है, विवाद है। तो अब मुझे तो लगता है इसके कारण भारत जैसे देश को जो जिम्मेदारी जो हमारे यहाँ जो आई है, इसकी महत्व जो है ज़्यादा है। अब क्या होगा वो अभी कहना जो है बहुत कोशिश होगी आपकी। नहीं, देखिए, हमारी एक किस्म से दुनिया में अभी एक एक्सेप्टेंस है। बाली में भी जो अगर लोगों ने प्रशंसा की, प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, वो की कि उन्होंने किसी तरीके से सबको माने साथ लिया, उनका सबका विश्वास था उन पे। तो इसका जो है, मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो है हमारी अध्यक्षता पर भी होगा। पर रूस को लेकर जो हमारी अभी तक पॉलिसी रही है, उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय दबाव, हम एक शब्द के तौर पर कहते हैं, झेलना आपको पड़ता है। जो वोटिंग में एब्सटेंशन हुआ, हाँ, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत तरह के दबाव आप लोगों पर आए होंगे जो हम तक पहुंचे भी नहीं। लेकिन क्या भारत को तटस्थ रहना चाहिए था या भारत को साइड लेना चाहिए था? कोई नैतिक जवाब इसका हो सकता है? देखिए, भारत सरकार ने साइड तो लिया, भारत के हित का साइड, भारत के नागरिकों का साइड लिया, कि हमें देखना पड़ा कि इसमें हमारे हित क्या है। और दूसरी बात ये भी थी कि इसमें किसी को आगे बढ़ना था, ताकि जब ऐसे जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ये स्वाभाविक था कि जो पश्चिमी देश जो हैं उनकी पोजीशन कुछ थी, जो रूस का कुछ और था। तो बीच में कुछ देश थे, हम अकेले नहीं थे, कुछ और भी हैं ऐसे, जिनकी सोच थी कि कहीं जो उनको अगर फोकस करना चाहिए कि ये जितना जल्दी ये युद्ध खत्म हो, युद्ध विराम हो, जितनी जल्दी डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते में वापस जाएं, हमें जाना चाहिए। और ये मैं नहीं मानता कि हम अकेले हैं या कम देश हैं। अगर आप दुनिया में करीब 200 देश हैं, अगर आप 200 में से आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप मुझे बताइए आज इस युद्ध के संदर्भ में आपकी राय क्या है, ज़्यादातर देश कहेंगे कि जितना जल्दी ये युद्ध खत्म हो, जितना जल्दी तेल के दाम कम हो, अनाज के कम हो, खाद के कम हो, जितनी जल्दी नॉर्मल सी आए कि सैंक्शंस ना हो, तो ये दुनिया यही चाहती है। और मुझे लगता है कि आज जो है भारत और प्रधानमंत्री मोदी एक किस्म से दुनिया की आवाज़ बन चुके हैं, और ख़ासकर जो है ये विकासशील देश जो है, क्योंकि इसकी जो एक किस्म से मैं कहूँगा जो दर्द जो है, इनको ज़्यादातर विकासशील देशों को झेलना पड़ता है। तो
कहीं ना कहीं किसी को तो बोलना होगा ना, किसी को तो आवाज बननी होगी। पर भारत पीस मेकर बन सकता है यहाँ, क्योंकि राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से भी अपील आई थी एक दफा। नहीं, अब पीस मेकर तो ये शब्द हमें सोचना होगा, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पर कम से कम मैं इतना कहूँगा कि आज कुछ देश हैं और जिनको दुनिया माने हर साइड जो है हमारे साथ बात भी करते हैं, खुल के बात करते हैं, अपनी जो उनकी जो सोच जो है, उनकी कभी कभी जो नीति जो है हमारे साथ वो डिस्कस भी करते हैं। हम उनमें से देश हैं। अब अगर ये मध्यस्थता आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, समय ही बताएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। पर हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, जब कहा जाएगा कि आप मदद कीजिए तब जाएंगे। अब देखिए, देखते हैं कूटनीति में शुरू में सब चीज पहले तो नहीं कहते ना। पर एक चीज हुई इसमें कि आप पर जब ये दबाव आया कि ऊर्जा न ली जाए रूस से, तो आपने पलट कर जवाब दिया। ऐसी चीजें भारत की कूटनीति में सुनाई नहीं देती थी। नहीं, देखिए, मैं ये एक किस्म से गलत फहमी है। मैं नहीं, मुझे लगा कि लोग जो हैं हमारी जो मजबूरियां, हमारी परिप्रेक्ष्य पूरा समझ नहीं पाए, तो वो अपनी दृष्टिकोण से देख रहे थे, तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप उसको इस तरीके से देखिए कि ये पूरा जो है ये समझाने की एक प्रयास थी। अब पर दबंगई दिखी आपकी। कभी कभी समझाने में थोड़ा जोर लगाना होता है। जब मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने की कोशिश कोई देश करता है, तब भी तो आपने पलटकर जवाब ही दिया या सिर्फ समझा रहे थे? नहीं, वो अलग बात थी। वो अलग बात थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी और देश का हक है कि हमारे अंदरूनी बात पे टिप्पणी करना। पर अगर वो करे, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा, ये ग्लोबलाइज दुनिया, इस ग्लोबलाइज दुनिया में हम नहीं कह सकते ये आपका विषय ये नहीं है। मेरा इतना ही मैंने जवाब था कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बेशक कहिए, पर फिर आप सुनने की कृपा करें, क्योंकि उसके बाद मैं भी बोलूंगा, और मैं बोलूंगा जो आपने कहा उस पे भी बोलूंगा, और जो आपकी स्थिति है उस पे भी मैं बोलूंगा। तो ये वन वे नहीं होगा। और मुझे लगता वो भी ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बोलना भी ग्लोबलाइजेशन है, सुनना भी ग्लोबलाइजेशन। अजय जयशंकर जी, कई चीजें होती हैं जो कहानियां बनकर सामने आती हैं। अब आप बताइए मुझे कितनी सच्चाई थी इसमें। ये बात तो तथ्य है कि आप लॉन्गेस्ट सर्विंग भारत के एम्बेसडर रहे चीन में, लगभग 4.5 साल आपने बिताए थे। उस समय बहुत सारी चीजें थी जो हुई थी। स्टेपल्ड वीजा का विवाद हुआ था जिसे आपने सुलझाया था। वो कहते थे कि भाई अरुणाचल और अक्साई चिन, आपने कहा कि भाई वीजा चाहिए तो मैं छाप कर ही दूंगा पूरी तस्वीर भारत के नक्शे की। 2013 जहां से डेप्सांग प्लेटू का पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्या सचमुच में आपने उस समय कह दिया था कि प्रीमियर को आना है, पहले सेना पीछे हो जाए? देखिए, ये पब्लिक में कहना उचित नहीं होगा। जवाब मिल गया है सबको। पर क्या हर देश के हिसाब से, मतलब हर देश को डील करने की एक अलग तरीका है, और उसमें सॉफ्टली नहीं होती है डिप्लोमेसी? हाँ, बिल्कुल होती है। बहुत नहीं, वो देश पे भी डिपेंड करता है, सिचुएशन पे भी होता है। देखिए, डिप्लोमेसी जो है एक किस्म से बहुत, मैं क्या कहूँ, बहुत डायनेमिक होती है कि आप माने सिचुएशन देखते हैं, मैदान देखते हैं, प्लेयर को देखते हैं, अपना हित देखते हैं, तो उसके हिसाब से जो आप कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, क्या शब्द का प्रयोग होता है, आप कठोरता से कहते हैं या प्यार से समझाते हैं, ये डिपेंड करता है। ये मैं आपको नहीं कह सकता कि इस देश के साथ ऐसा ही होता है, वो बदलता रहता है। पर चीन को अगर हम देखें, क्या वो आज हमारी ताकत समझ रहा है? क्या हम बराबरी पर बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल समय निकला है, कोविड से लेकर उसके बाद गलवान का समय, जो कि अभी भी गतिरोध है। देखिए, किसी भी जब ऐसी चुनौतियां आती हैं जैसे चीन के साथ हुई 2020 में, बात करना तो बात की बात है। अगर आपको माने उसी स्तर पे उनके साथ कुछ भी बात करें, या मैं कहूँगा आपका जो मैसेजिंग भी है,
सबसे पहले आपको ग्राउंड में कुछ करना होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगा कि उस समय कि हमने फौज को जो है कोविड के बावजूद, क्योंकि आप याद रखिए ये मई जून में हुआ था, उस समय लॉकडाउन, देश में लॉकडाउन भी था। कोविड के बावजूद जो है हम लोग जो है फौज को इतनी भारी मात्रा में, इतनी कठिन बॉर्डर में, जहां आप जानते हैं कि 10,000 फुट से 20,000 फुट तक, और जहां इतनी ठंड भी है, जहां लॉजिस्टिक्स, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर है, कि हम पूरे आर्मी को डिप्लॉय कर पाए। तो जो डिप्लोमेसी जो है एक किस्म से, जब तक अगर ग्राउंड सिचुएशन आपके पक्ष में जाए तो आपकी डिप्लोमेसी और मजबूत होती। तो उसके बाद जो भी उनके साथ जो बातचीत जो हो रही है, और उसके कुछ परिणाम निकले हैं, पूरे नहीं निकले, अभी भी बातचीत जारी है। इसीलिए निकले हैं क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, और हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, हमारे जवान खड़े हैं, और माने उनका जो ताकत, जो साहस जो उन्होंने दिखाया है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी जो है उनके योगदान से चलती। पर चाइना 60s या 70s में जिस तरह से हमसे बात करता था, वो आज के भारत की ताकत समझ के बात कर रहा है। आज वो हमारी ताकत समझ रहा है, न सिर्फ सैन्य बल्कि एक देश के तौर पर हमारा रुतबा। देखिए, वो तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना, मैं तो नहीं दे सकता। रुख समझ में आता होगा। नहीं, हम अपनी तरफ से तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो आपस की जो बात हो वो एक किस्म से इक्वल लेवल, एक ही स्तर पर हो। पर ये चुनौती है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी उनकी देखें तो हमसे 4 गुना ज़्यादा है, और उनकी अगर फौज भी देखें तो उनकी क्षमता जो है, कुछ क्षेत्र हैं जो उनकी क्षमता में उनकी ज़्यादा है। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छी है, क्योंकि हम लोगों में अगर एक कमी है कि हमने बॉर्डर में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति नहीं की, सालों से नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गलतफहमी थी कि अगर हम बॉर्डर को डेवलप नहीं करें तो कोई अंदर आ नहीं सके, तो एक किस्म से वो डिफेंसिव सोच थी। तो अभी जो है पिछले 8 साल से मोदी सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे बहुत बल दिया जा रहा है, और इसका एक किस्म से मैं कहूँगा कि हमें बेनिफिट जो है 2020 में मिला, कि जिस तेज़ी से हम डिप्लॉय कर पाए, वो अगर 5 साल या 10 साल पहले होता हम नहीं कर पाते। अब दूसरी सरहद पर पाकिस्तान, लंबे समय से बातचीत उनसे बंद है। आतंक खत्म करो, उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे, ये बात कह दी गई। पर क्या पाकिस्तान से बात होगी ही नहीं अब? नहीं, देखिए, ये आप जिस तरीके से आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये बहुत एक किस्म से कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। आप इसको बहुत सिंपल बना रहे हैं कि बात करें नहीं करें। आप हमारे परिप्रेक्ष्य से देखिए इसको। अगर आपका पड़ोसी आतंकवाद करता रहता है, माने बिना संकोच के खुलेआम, ये कोई रहस्य नहीं है कि वहाँ क्या कैंप हैं, क्या उसके ग्रुप्स क्या हैं, कौन उसके नेता हैं। तो आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपके सर पे गन डालूं तो आप मेरे साथ बात करेंगे क्या? तो हमें उनको आतंकवाद के रास्ते से वो कैसे बाहर आए, तो ये हमारी कोशिश है, और हमारी अपेक्षा होनी चाहिए। ये हमें कभी नहीं मानना चाहिए कि ये नॉर्मल है, कि आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया में कहीं ये नॉर्मल नहीं। कि आप मुझे पूरे दुनिया में एक उदाहरण दीजिए कि एक पड़ोसी दूसरे के खिलाफ माने दिन रात आतंकवाद करता है। एक भी उदाहरण आप दे नहीं पाएंगे। तो ये एक किस्म से बहुत ही अबनॉर्मल भी नहीं, बड़ा एक्सेप्शनल सिचुएशन। तो हमें जो है उस रास्ते से उनको दूर करना होगा। पर उनकी तरफ से कोशिश आपको दिख रही है?
एक मंशा दिख रही है? ये मुझे कहना मुश्किल है इस समय, मुझे कहना है मुश्किल, क्योंकि वो कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। और मैं जो है, जो मंशा जो है, अब शब्दों से तो अब मैं सुन तो लेता हूँ, पर मैं ग्राउंड में भी चेक करता हूँ ना कि क्या हो रहा है वहाँ। तो हमें देखना होगा कि पर हमारी आशा तो होगी कि वो आतंकवाद के रास्ते को वो छोड़ दें। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो, अब जैसे चीन हो गया तो उसके साथ व्यापारिक रिश्ता अलग रहता है, तो आपको रहता है कि ऐसे देशों के साथ आप चाहते हैं कि पड़ोसी है, बेहतर रिश्ते रहें। पाकिस्तान अपने आतंक के रास्ते को नहीं छोड़ता, और कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहता है कि जब तक वो हमें जो खून बहाने की साजिश रचे उस देश से बात हो। पर इस सब के बीच एक कोण आ जाता है क्रिकेट का। वर्ल्ड कप क्रिकेट, एशिया कप, ये सारी चीजें अगर भारत और पाकिस्तान की जमीन पर होंगी तो दोनों टीमों को, भारत को पाकिस्तान, पाकिस्तान को भारत आना होगा। बीसीसीआई कहती है कि सरकार फैसला करेगी। क्या सरकार ने कुछ सोचा है? नहीं, देखिए, सरकार तो सोचती रहती है अब, क्योंकि टूर्नामेंट आते रहते हैं। और आप तो हमारा अभी तक तो आपको पता है कि हमारी सोच क्या है, तो आगे देखते हैं आगे। क्योंकि देखिए, मैं ये दोहराना चाहता हूँ, हमें कभी ये मानना नहीं चाहिए कि किसी का देश, कोई भी देश का हक है कि वो आतंकवाद कर सके। कि जब तक हम इसको डीलेजिटिमाइज नहीं करेंगे ना, तब तक ये चलता जाएगा। तो उन पे दुनिया का दबाव होना चाहिए, और दुनिया का दबाव तभी होगा अगर जो आतंकवाद का शिकार जो है, जब तक वो हल्ला नहीं करेगा, दुनिया का दबाव कैसे होगा? हमें इसमें एक किस्म से लीडरशिप लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो खून जो बहता है वो हमारा खून है ना। आप अमेरिका में भारत के राजदूत थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 वहां पर आए थे, और वो ऐतिहासिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो इवेंट हुआ था। अब आप पार्टी में हैं, आप सरकार में मंत्री हैं, और विपक्ष जिसे इवेंट मैनेजमेंट कहता है, क्या वो भारत की डिप्लोमेसी का एक नया अध्याय है, या वाकई इवेंट मैनेजमेंट ही? देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि जब वो आए और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद और भी कार्यक्रम हुए। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया में तो मैं उपस्थित नहीं था। उसके बाद वेम्बली में हुआ, यूके में हुआ, और कनाडा, ऐसे काफ़ी। और आज कभी पिछले कुछ ही महीनों पहले डेनमार्क में छोटे स्तर पे हुआ, पर तब भी हुआ। देखिए, अब जैसे मैंने कहा, विपक्ष है, वो तो आलोचना करना उनकी आदत है। पर एक राजदूत के तौर पर नहीं, पर आप एक बात, मेरी बात सुन लीजिए। उसका मैसेजिंग क्या था? प्रधानमंत्री और सरकार के साइड से मैसेजिंग ये था कि जो हमारे जो प्रवासी जो हैं, जो डायस्पोरा जो है, उनके साथ हमारे संबंध बहुत गहरे हैं, और हम उनको एक किस्म से भारत के प्रतिनिधि भी मानते हैं, टैलेंट भी मानते हैं, हमारे लिए दुनिया के साथ वो ब्रिज भी है। तो आपने उसके बाद देखा होगा कि जो प्रवासियों का जो भारत के साथ लगाव जो है, वो कितना बढ़ा है पिछले सालों। तो इसका कुछ लक्ष्य था, और वो मैसेजिंग जो है, मुझे लगा कि बहुत सफल था। और सफलता का एक किस्म से जो मेरे लिए जो स्टैंडर्ड जो था कि प्रवासियों को कैसे लगा, उनको आज लगता है कि भारत में ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ऐसी सरकार है जो उनका सचमुच ख्याल रखती है। अब दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री के साथ, जब मैं विदेश सचिव था तब भी मैं जाता था, अभी भी कभी कभी जाने का मौका मिलता है। बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो ऐसे बात करते हैं कि भाई आपके लीडर, और कभी कभी प्रधानमंत्री को सीधा कहते हैं। अच्छा, फॉरेन लीडर्स? हाँ, फॉरेन लीडर्स जो है, कि उनके लिए तो ये बहुत, माने सचमुच कुछ अलग ही बात है। और
मुझे लगता है कि इसका ग्लोबल मैसेजिंग है कि भारत की ताकत, भारत की टैलेंट, भारत की एक किस्म से भारत की फुटप्रिंट जो है अब ग्लोबल हो चुकी है। और ग्लोबल होने के कारण ये है कि प्रवासी जो हैं हमारे साथ इतने जुड़े। और प्रधानमंत्री के विदेश दौरे बड़े मशहूर हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स पैक करते हैं। ये विदेश मंत्रालय के लिए इसके क्या मायने होते हैं? कितना आप लोगों पर क्या रहता है उस समय प्रेशर? अब देखिए, मैं प्रेशर तो नहीं कहूँगा, पर प्रधानमंत्री अब उनकी आदत है और उनकी, अब मैं क्या कहूँ, उनकी ऊर्जा की लेवल कुछ अलग ही है। तो कभी कभी वो ऐसे दौरे होते हैं जहाँ वो जाते हैं, एक रात रुकते हैं, कभी कभी आधे दिन रुकते हैं, निकल भी जाते हैं। जैसे एक ट्रिप मुझे याद है अभी भी कि हम सुबह निकले, अफ़गानिस्तान गए, वही रात कतर गए, वहाँ एक दिन रुके, रात को स्विट्ज़रलैंड गए, उसके बाद अमेरिका गए, मेरे ख्याल से 1 या 2 रात रुके, वहाँ से मेक्सिको गए, वापस आए। तो माने 5 दिन या 6 दिन में 6 देशों का दौरा हुआ। अब मैं जो पहले की जो हमारी व्यवस्था जो थी, मुझे लगता है शुरू शुरू में हम लोगों को, हमारे लिए चुनौती थी कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। कि उनके साथ, जैसे आपका कभी ऐसा अनुभव था ही नहीं कि ऐसे माने तूफानी दौरा। हाँ, तूफानी, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि हम लोग भी हैं, माने हमने इसको इंटरनलाइज कर लिया है, हमारी तैयारी जो है उसी के मुताबिक होती है। तो ये है एक किस्म से मैं कहूँगा, क्योंकि अब मैंने दोनों साइड देखा है, पॉलिटिकल भी देखा है और ब्यूरोक्रेटिक भी देखा है। प्रधानमंत्री ने जो ब्यूरोक्रेसी पे जो दबाव नहीं, जो उनकी जो अपेक्षा जो थी और ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने रिजल्ट कैसे निकाले, ये उनकी खासियत है कि वही ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि ये सोचिए कि जो 14 के पहले जो थे वही लोग बाद में भी थे, कि सिस्टम से कैसे, सिस्टम को कैसे, सिस्टम्स की परफॉर्मेंस जो है इसको कैसे बढ़ाएं, ये इनकी बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि। और जब वो अचानक कुछ बदल देते हैं, जैसे उनके, हालांकि वो राजनीतिक विवाद भी बहुत हुआ था उस पर, लेकिन जब वो अचानक तय कर लेते हैं कि आज मैं पाकिस्तान में पहुंचूंगा, ये अचानक होता है? मैं उस समय भी था उनके साथ, और देखिए उस समय था। हाँ, और अचानक निर्णय था उस समय मैं उनके साथ नहीं, निर्णय हुआ जब उन्होंने वहाँ काबुल में नवाज शरीफ साहब के साथ जैसे मुझे याद है उनका जन्मदिन था, और तो उन्होंने फ़ोन किया, फिर बात वहाँ से निकली कि घर में शादी हो रही थी। तो निर्णय था, तो हमें अब उसके लिए जो भी व्यवस्था बनानी थी हमें बनाना था, समय कम था, तो पर हमने जो करना था हमने किया। पर 2014 के पहले और जो 2014 के बाद, क्योंकि आपका बहुत लंबा, लगभग 4 दशक का करियर रहा है एक डिप्लोमेट के तौर पर, बहुत परिवर्तन देखते हैं आप? हाँ, बहुत परिवर्तन देखते हैं। कुछ बता पाएंगे क्या परिवर्तन? अब देखिए, अब अगर मैं बताऊं तो 1 घंटा और लग जाएगा। हाँ, नहीं, पर आप ही देखें, आप अपने सवाल पे सोचिए कि कितने परिवर्तन, माने मेडिसन गार्डन हो या G20 हो, जो चाइना के साथ जो बॉर्डर में जो निर्णय लिया गया कि हमारी फौज वहां जाएगी और खड़े रहेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान और आतंकवाद के बारे में आप देखिए कि जो हम पहले झेलते थे, हाँ, तो आप मुझे बताइए किस क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ है? हर क्षेत्र में। और मैं आपको कहूँगा, आप अपने पासपोर्ट का देखिए, आप सोचिए कि पासपोर्ट मिलना उसकी कठिनाई जो थी, और कम से कम आप दिल्ली में रहते हैं, जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं या जो गांवों में रहते हैं, उनके लिए इतना कठिन था। तो पब्लिक की सर्विस, जो मैं कहूँगा जो विदेश जाते हैं, खाली प्रवासी नहीं, जो टूरिस्ट जो है, कोई फंस जाता है। तो जब से ये प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एक तो हमारे यहाँ कुछ फंड होती थी
उसका ज़्यादा प्रयोग भी नहीं होता था, क्योंकि वो रूल्स ऐसे होते थे कि जब तक आप पूरे माने सब रूल्स को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आती थी कि इसके कारण ये नहीं हो सकता, उसको भी उन्होंने लिबरलाइज किया। और आप याद रखिए, जब ये वैक्सीन वैक्सीन मैत्री नहीं, जब हमारी जो वंदे भारत मिशन, जब कोविड महामारी के समय में इतने लोग बाहर फंस गए थे, तो वैक्सीन मैत्री हो, वंदे भारत मिशन हो, ऑपरेशन गंगा हो, अब लोग कहते हैं कि पहले भी कुछ हुआ था, पर आप मुझे एक उदाहरण दें, युद्ध के समय में लोगों को निकालना, युद्ध हो रही थी, वहां फायरिंग हो रही थी, फायरिंग के बीच में लोग आए वहां, और हमारे लोग फायरिंग के बीच में वहां जाने के लिए तैयार भी थे और गए भी थे। तो मैं कहूंगा कि देश में सचमुच बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, विदेश नीति में आया है, विदेश मंत्रालय में आया है। और इसीलिए देखिए, मेरा जैसा आदमी, मैं तो अब सर्विस के बाद मैं कॉर्पोरेट उसमें चले गया, तो मुझे कोई कारण नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैं इसीलिए आया, मुझे लगा कि ये एक किस्म से ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है देश को बदलने, और इसमें अगर जुड़ने का मौका मिले तो इसको माने खोना नहीं चाहिए। पर हमारी विदेश नीति में विदेश मंत्री का कितना योगदान होता है और प्रधानमंत्री का कितना? नहीं, आप समझ नहीं रहे, ये टीम है, ये टीम है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, पर वो टीम को चलाने में आपस माने बहुत डिस्कशंस होती हैं, वो दूसरों माने कुछ भी विषय हो तो दूसरों की राय जो है वो सुनते हैं, आपस बीच में डिस्कशन होती है, उसके बाद निर्णय लेना। ये नहीं है कि आपका है इनका है, ऐसा नहीं, सरकार ऐसे नहीं चलती। तो एक आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं कि वीजा में बड़ा समय लग रहा है सबके, क्या उसको फॉरेन वीजा में? जी, फॉरेन वीजाज में क्या उसको लेकर सरकार कोई कदम उठा रही है? हाँ, नहीं, ये है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सच है, और मुझे पता है कि पब्लिक के मन में इसके बारे में बहुत चिंता भी है, और जो खासकर जो जिनके परिवार के सदस्य माने कुछ ऐसा कारण हो कि कोई इमरजेंसी आए, या स्टूडेंट्स जो हमारे विद्यार्थी जो बाहर जाना चाह रहे थे, उनको बहुत कठिनाई हुई इस साल। और ये ज़्यादा जो है ये पश्चिमी देश हैं जिनके यहाँ वीज़ा वीज़ा इशू में काफ़ी विलम्ब हो रही है। और ये मैंने खुद अपने लेवल पे मैंने यूएस के साथ उठाया, मैंने यूके के साथ उठाया, अभी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी, उनके साथ भी मैंने मुद्दा उठाया। और उनकी अपनी कमियां हैं, मजबूरियां हैं, और मोटी बात यह है कि कोविड के समय में सब लोगों ने अपना वीज़ा सेक्शन जो है उसमें जो भी वहाँ काम करते थे वो कम कर दिया था, उनकी प्रोसेसिंग उनकी सिस्टम जो है उन्होंने उसको डाउन कर दिया था। तो कोविड के बाद जो जिस माने स्पीड से उनको वीज़ा इशू करना चाहिए था वो कर नहीं पाए। तो हम लोगों ने उनको बहुत विस्तार से समझाया कि पब्लिक ओपिनियन पे इसका बहुत बुरा असर हो रहा है, और मुझे लगता है कि वो समझ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं से हमें कुछ आश्वासन आ रहे हैं कि इसमें ज़रूर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जनवरी तक हम इसमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखें। जयशंकर जी, हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल होता है, डिप्लोमेटिकली आंसर मत करो, पर एक डिप्लोमेट विदेश मंत्री से हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पर सब लोगों ने इस पूरे सेशन को एंजॉय किया है आपकी बातों